हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उन्हीं का रूप बदलकर अगली परीक्षाओं में वही क्वेश्चन रहते हैं, बस उनका प्रारूप चेंज कर दिया जाता है। उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम पूछे गए हैं फर्स्ट पेपर में उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं। यह क्वेश्चन लगभग सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन बीटीसी 2016 में पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 56 वर्ण होते हैं या 62। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाह। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि णा वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। का वर्ग के अंतर्गत, टा वर्ग के अंतर्गत, चा वर्ग के अंतर्गत। तो हिंदी वर्णमाला में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं। तो इसी प्रकार से यह पूछ रहा है कि ये जो णा वर्ग है, वर्ण है हमारा, ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यह जो है हमारा का वर्ग के अंतर्गत भी नहीं आता है, चा के अंतर्गत भी नहीं आता है, यह हमारा टा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पूछ रहा है कि 13 संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो सम संख्या की परिभाषा होती है कि वह संख्या जो 1 और 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। तो 13 जो संख्या है वो 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो यह सम संख्या भी नहीं होगी, उपयुक्त दोनों भी नहीं होगी। 13 जो है वो एक विषम संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि अवरोही क्रम है। पहला ऑप्शन दे रहा है 11 9 7 5 2 और दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2 5 7 9 11। आरोही आरोही क्रम में क्या होता है कि संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती हैं और अवरोही क्रम में संख्याएं जो हैं वो घटते हुए क्रम में लिखी जाती हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें संख्या का क्रम घटता हुआ है, तो अवरोही क्रम यही होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि भाग की संक्रियाएं होती हैं भाज्य, भागफल, भाजक या उपयुक्त सभी। दोस्तों, भाग जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें भाज्य भी होता है, भागफल भी होता है और भाजक भी होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण या उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत हमारा पठन भी आता है, भाषा के अंतर्गत व्याकरण भी आता है और लेखन भी आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, मतलब भाषा को समझने में जो अज्ञानता आती है वह समस्या क्या क्या हो सकती हैं। लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव है, उपयुक्त सभी। तो भाषिक अज्ञानता के अंतर्गत यह तीनों चीज़ें आती हैं हमारी। अगर लिपि की हमें अच्छी जानकारी नहीं होगी तो भी हम भाषा को सही तरीके से ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। व्याकरण भी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और विराम चिन्ह तो होते ही हैं। तो तीनों इसका ऑप्शन हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि 99 में दहाई का अंक है 8 9 10 11। तो हम इधर से बढ़ते हैं कि तो पहला जो 9 है वो इकाई का अंक होगा, दूसरा है वो दहाई का अंक होगा, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि हिंदी में स्वर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं 10 11 9 या 14। तो दोस्तों, हिंदी में जो स्वर होते हैं वह हमारे 11 होते हैं। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर जिसे हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत हमारा छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, ऊ आता है छोटा, और हमारी रीरी आती है, ठीक है ना। ये इसके आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। और जो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे, इसके अंतर्गत आता है बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, छोटी ए और बड़ी ये दोनों आती हैं, ओ आता है और बड़ा ओ आता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। पूछता है कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, तो ऊपर वाले जो 4 हैं हमारे ये ह्रस्व स्वर होते हैं, और नीचे वाले जो ये हैं हमारे ये दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं काकल, दंत, कंठ या उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के जो उच्चारण उपयोगी अंग हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये तीनों आते हैं। तो ये 5 जो है हमारे उच्चारण उपयोगी अंग हैं, उसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अब एक बात बताइए, जब बात ध्वनि की हो रही है तो श्वास का तो अध्ययन किया नहीं जाएगा, न चीख का किया जाएगा, तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का ही ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रहा है कि वृत्ताकार स्वर या अवृत्ताकार स्वर। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर क्या क्या होते हैं। कि जिन स्वरों में ओष्ठ जो हैं हमारे वो गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, और जिनमें ओष्ठ गोल नहीं होते उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो ओष्ठ की आकृतियों के आधार पर ही वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये तभी एग्जाम में रखा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन वही रखे जाते हैं जो पूछने लायक होते हैं एग्जाम में, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन हमें दे रहा है कि 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। दोस्तों व्यंजनों को जो है ना वो 3 भागों में बांटा गया है उच्चारण की दृष्टि से। एक तो होता है हमारे स्पर्श व्यंजन, जो हमारे का से लेके माँ तक होते हैं, और एक होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे या, रा, ला, वा। और एक होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे शा, शा, शा और हा। ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पर 3 भागों में व्यंजनों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, जब हम स्वर बोलते हैं तो स्वर तंत्री में हमारे कंपन होता है। श्वास की मात्रा भी इसमें होती है, जिह्वा तथा अन्य अवयवों के द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ध्वनियों के उच्चारण में जो प्रयत्न होते हैं उनमें इन तीनों की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है। अब जैसे हमारे जैसे का वर्ग थे, चा वर्ग थे, टा वर्ग थे, ता वर्ग थे और पा वर्ग थे, उसी प्रकार से हमारे जो का वर्ग होता है उसका जो उच्चारण अवयव होता है, उच्चारण अंग होता है, वह होता है हमारा कंठ। ठीक है ना, का वर्ग का। और चा वर्ग का होता है हमारा तालु या तालव्य। ठीक है ना। और टा वर्ग का होता है हमारा मूर्धा। ठीक है ना। और ता वर्ग का होता है हमारा दंत, और पा वर्ग का होता है हमारा ओष्ठ। ठीक है ना। तो अब हमें यह देखना होगा कि जो हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है, तो कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत। दंत ये है ता वर्ग। तो हमें यह देखना होगा कि ता वर्ग के अंतर्गत इनमें से कौन सा व्यंजन आ रहा है। तो ता के अंतर्गत ता, था, दा, धा और ना आता है। तो हमारा दंत में कौन सा इसमें ऑप्शन आ रहा है, ना। तो ना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि को व्यक्त करने में प्रयोग होता है। यह चिन्ह की बात कर रहा है कि जब हम इन जैसे आश्चर्य है, हर्ष है, शोक है, इन चीज़ों को लिखते हैं तो हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का नहीं करते हैं, अर्ध विराम का नहीं करते हैं, पूर्ण विराम का भी नहीं करते हैं, विच्छेद बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने हर्ष लिखा तो उसके बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यही होता है विच्छेद बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। पहला ऑप्शन है हमारा वाह, दूसरा ऑप्शन है बा, तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा जो निचला ओठ है ना, वो जो हम बा बोलते हैं तो उसमें स्पर्श करता है, ना कि वा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि वाक्य में जहाँ बहुत कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, पूरा हमने बात अपनी कह ली होती है, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि बहुत कम ठहरना होता है, बहुत कम ठहरना होता है तो हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि 4, 3, 2, 8 में दहाई वाली संख्या है, तो इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 8 और दहाई का अंक हो जाएगा हमारा 2। यह बहुत ईजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ। दोस्तों आप ये ना सोचें कि इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बीटीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। मैं आपको अभी आगे बता चुका हूँ कि जब हमें किसी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है तो आता है वो हमारा आरोही क्रम के अंतर्गत, और जब संख्या को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो आता है हमारा अवरोही क्रम के अंतर्गत। और पूछ रहा है कि संख्या को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, तो घटते हुए क्रम में जब लिखते हैं तो वह हमारा अवरोही क्रम आता है और इसका बार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है, जोड़, गुणा, घटाना, भाग। तो यह वृद्धि करना, बढ़ाना, योग ये सभी जोड़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि किसी भी संख्या के मान होते हैं 1 गुणा 2 4, तो किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 3 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या के बाद जो संख्या आएगी वही 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होगी। तो 3 अंकों जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 99। 99 के बाद आता है हमारा 100, तो यही 3 अंकों की हमारी सबसे पहली संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन है प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मांटेसरी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन जो है हमारा श्रीमती मांटेसरी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि कंठ यानी कि कंठ का जो उच्चारण है ना वह हमारे का वर्ग के लिए आता है। तो का वर्ग के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं कि का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और ड़ा आता है। तो का वर्ग पूछ रहा है जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारे हैं पहले ऑप्शन में, तो का खा गा घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं स्वानुभव, बिल्कुल है। विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, बिल्कुल है। स्व अध्याय तथा पठनाभ्यास, ये तीनों जो हैं ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के साधन है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। विराम संबंधी समस्या का हमारा जो प्रमुख कारण है वह है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, आ या वा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराम संबंधी जो समस्या का प्रमुख कारण है वो विराम चिन्हों का सही ज्ञान न होना, इसी के कारण विराम संबंधी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि विवृत स्वर हैं। विवृत स्वर हमारे कौन से हो जाएंगे, का और खा ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन है आ और ओ, चा और छा, टा और ठा। तो जो हमारे विवृत स्वर हैं जिनमें जिसके अंतर्गत हमारे आ और ओ आते हैं, जिनमें हमारा मुंह जो है वो पूरा खुलता है, वही इसका विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, यह भी है, सुख यह भी है, प्रमोद यह भी है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। पूछ रहा है छा, त्रा, वा या ज्ञा। तो पूछ रहा है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो छा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा ज्ञा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो वहाँ होगा यह हमारा
संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हमारा त्रा आता है, छ आता है, ज्ञा आता है और स्र आता है। यह हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और वा जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। आ, बड़ा आ, ई और री। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, हमारी ए आती है छोटी और बड़ी, ओ आता है और बड़ा ओ आता है। यह हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ नहीं है, वो आ नहीं है, ई भी नहीं है, री भी नहीं है, तो बड़ा आ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि नवग्रह में समास है। द्वंद्व समास नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास यह भी नहीं होगा, द्विग समास होगा। क्योंकि द्विग समास की परिभाषा होती है कि आगे कोई ना कोई संख्या लगी होती है। तो 9 यानी कि 9 ग्रह, 9 जो संख्या लगी है, इससे हमारा ये द्विग समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि मनुष्यता में संज्ञा की बात कर रहा है यहाँ पर कि संज्ञा कौन सी होगी। जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, उपयुक्त, सभी। तो मनुष्यता जो है ना, वो कोई जाति नहीं है। मनुष्य होता तो वह जाति होती, मनुष्यता कोई जाति नहीं होती है, वह मनुष्यता कोई व्यक्ति नहीं होता है। मनुष्यता एक भाव होता है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हमारी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि पर्वत है। पर्वत है एक जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये एक व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है पर्वत। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होगी, भाववाचक भाववाचक भी संज्ञा नहीं होगी। पर्वत एक जाति है, इसमें किसी एक विशेष पर्वत की बात नहीं की जा रही है। जैसे हिमालय होता तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता, क्योंकि हिमालय एक विशेष पर्वत की बात की जाती है। यहाँ पर किसी एक विशेष पर्वत की बात नहीं की जा रही है, एक पर्वत की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे एक पर्वत जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। शीघ्रता से पढ़ना बिल्कुल है, भाव को समझकर ना पढ़ना बिल्कुल है, अधिक अधिक तेज आवाज में पढ़ना। जब इन तीनों चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं तो हम अपनी पठन क्रिया में उचित आरोह यानी कि रुकना या आगे बढ़ना, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। यानी कि लिखित भाषा को बोलकर पढ़ना, ध्वनि उत्पन्न करके पढ़ना, वह इसे क्या कहेंगे? सस्वर पाठन कहेंगे, मौन पाठन कहेंगे। मौन पाठन में तो ध्वनि का कोई रोल ही नहीं होता है। उपयुक्त सही भी फिर गलत हो जाएगा। तो इसका सस्वर पाठन जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। सार्थकता होती है, क्रमबद्धता होती है, उपयुक्त दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में सार्थकता और क्रमबद्धता दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मूर्धा, दंत। मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ, का से आप इतना ध्यान कर लें, का से कंठ, ठीक है ना। का जो उच्चारण स्थान होता है वह हमारा कंठ होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सा। का से कंठ याद रखें, क्योंकि देखो इसका एक याद करने का तरीका यह भी होता है कि देखो का वर्ग सबसे पहले आता है, ठीक है ना। का आता है, उसके बाद चा आता है, टा आता है, ता आता है और पा आता है। आप इन्हें क्रम से याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि यानी कि जैसे का से आप याद कर रहे हैं कि कंठ, ठीक है ना। या इसकी ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, का से होता है कंठ। तो कंठ के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? तालु। कंठ से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या आता है? तालु, ठीक है ना। और जब हम तालु से और ऊपर बढ़ते हैं तो क्या आता है? मूर्धा। जो हमारे दांतों के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो मूर्धा के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद क्या आया? मूर्धा। मूर्धा से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएंगे? हमारे दांत। तो क्या हो जाएगा? दंत। और जब हम दांत से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हम आएगा हमारे ओंठ, ठीक है ना। यह इसके याद करने का तरीका होता है। तो का वर्ग का कंठ हो जाएगा, छा वर्ग का तालु हो जाएगा, टा वर्ग का मूर्धा हो जाएगा, ता वर्ग का दंत हो जाएगा और पा वर्ग का ओष्ठ हो जाएगा। यह इसके याद करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं
कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। आशा है, स्पर्शा है, अभिलाषा है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि कोष्ठक चिन्ह है। तो कोष्ठक चिन्ह पहला ऑप्शन में दिया है, दूसरा भी है, तीसरा भी। तो कोष्ठक चिन्ह तो यह तीनों हैं। यह छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसी भी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन में दिया है, दूसरे में महिला कोष्ठक दिया है, तीसरे में पूर्ण विराम दिया है, दाम में प्रश्नवाचक दिया। इन तीनों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम किसी भी कथन को लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो हमारा जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वह हमारा दा होगा, उज्ज्वल। ठीक है ना। शुद्ध रूप भी आते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुलता है वह कहलाते हैं। यह क्वेश्चन हमारा आगे भी आ चुका था। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विभ्रत स्वर। जिनके उच्चारण में हमारा पूरा मुख खुलता है उन्हें हम विभ्रत स्वर कहते हैं। जैसे हमारे इसके अंतर्गत आता है हमारा बड़ा आ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो शब्द की विशेषता है। शब्द की विशेषता है हमारी, शब्द की विशेषता है शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना कोई भाषा का अस्तित्व नहीं होता है। यह तीनों ही शब्द की विशेषता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दी गई संख्याओं का आरोही क्रम होगा। दोस्तों आरोही जब अवरोही संख्याएं इस तरीके से पूछी जाएं तो आप क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक हल कीजिए, क्योंकि जरा सी भी गलती आपका, क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत इजी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बिना ही हम टिक लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्योंकि इन चीज़ों को इसीलिए रखा जाता है, ध्यान देखता है एग्जामिनर के बच्चे ने कितने ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ा है। क्योंकि इनमें संख्या, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि संख्या एक जैसी रखी जाती हैं, इसलिए इसमें जल्दबाजी में हम अक्सर यह क्वेश्चन गलत कराते हैं इस प्रकार के। तो इन्हें हम बड़ी ही सावधानी से देखते हुए अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम है, पहला ऑप्शन में पहला आ ऑप्शन दिया है, बा ऑप्शन दिया है, सा दिया है, दा दिया है। दा में देखो इनमें क्या है कि 78 एक छोटी संख्या है, उसके बाद 7886 इन्होंने दे दिया। तो यह तो हो गया हमारा आरोही क्रम, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। अब हमारे सामने बचते हैं दो ऑप्शन। ठीक है ना। घटता हुआ क्रम पूछ रहा है तो 78 64 इसमें है, 78 64 इसमें भी है, उसके बाद 78 54 और 78 46। इसके बाद इसमें देखो 46 के बाद आ गया 54, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि संख्या पाँच को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। 0 5 1 10। दोस्तों किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुणा किया जाएगा तो वह शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि शून्य को किस संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। शून्य को किसी भी संख्या से भागफल दोगे 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन में था कि शून्य को किस संख्या से भाग देने पर भागफल आता है, तो जब शून्य को 0 से भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा। ठीक है ना। अन्य में यह स्थिति नहीं होगी। वो मैं थोड़ा उसका गुणा वाला समझ गया था। जब शून्य को किसी संख्या में भाग देंगे तो शून्य उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि पुस्तक प्रेस कारखानों में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपकर तैयार हुई? दोस्तों यह जोड़ पूछा गया है। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का आप जोड़ कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। 46,759 इनका आप जोड़ कर दीजिए तो यह जो जोड़ आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं।
तो एक सैकड़े में हमारी एक ही दहाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हमारा शब्द कहा जाता है, क्योंकि वर्णों के सार्थक समूह से ही शब्द बनते हैं और शब्द के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि आ, ई, उ, ऋ स्वरों का प्रकार है। दोस्तों क्वेश्चन वही है, बस घुमा फिरा के स्वरूप चेंज करके पूछा जा रहा है। अब यह क्वेश्चन देखो 2018 में आ गया। तो आ, ई, उ, ऋ स्वर किस प्रकार का है? मैं आपको बता चुका हूँ, यह हमारे सब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कि इस विराम चिन्ह यह दिया है हमारा को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक नहीं कहते हैं, अल्प विराम नहीं कहते हैं, विस्मयबोधक सूचक नहीं कहते हैं, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ वाक्य के अंत में जो हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही होता है हमारा पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द है कुदृष्टि, अनावृष्टि, अपकर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो अतिवृष्टि का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यारा लावा व्यंजन है। मैं आपको पहले ही पूरी वर्णमाला बता चुका हूँ कि यारा लावा जो है हमारे जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हमारे जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो सांस है वो बाहर निकलती है, ऊष्मा का अनुभव होता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारे शा, 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 हा। ठीक है ना? ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे हमारे यारा, ला, वा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो गणित की मूल संक्रिया है गुणा भाग, जोड़ घटाना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, केवल जोड़। तो गणित की जो ये चारों जो हैं वो मूल संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि संख्या 85, 30 में सैकड़े वाली संख्या है। इकाई वाली संख्या 0, दहाई वाली संख्या 3, तो सैकड़े वाली संख्या कौन सी होगी? हमारी 5। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो हमें इसमें देखना होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? वह होती है हमारी 100। तो इसमें हम एक कम कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हमारी 99। तो दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पठन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों ऑप्शन में दिया है 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 5 प्रकार का। पठन जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है सस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। ठीक है ना? तो मौन पठन जब हम अपने शांत रहकर जब हम किसी भी वस्तु का पठन करते हैं, किसी पाठ को पढ़ते हैं, तो मौन पठन होता है। हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, ध्वनि का उच्चारण जिसमें होता है वह हमारा सस्वर पठन के अंतर्गत आता है। तो पठन हमारा 2 प्रकार का हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि भा वर्ग वर्ण होगा, भा वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? टा वर्ग के, पा वर्ग के, चा वर्ग के, या ता वर्ग के? तो भा जो वर्ण है वह हमारा पा वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे पा वर्ग में आते हैं हमारे पा, फा, बा और भा। ठीक है ना? तो यह पा वर्ग के अंतर्गत हमारा भा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम वही घटता हुआ क्रम। तो संख्याएं एक जैसी हैं, अच्छे से क्वेश्चन को समझकर तब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा? संख्याएं देखिए घटते हुए क्रम में किस में है। इसमें देखते हैं सबसे पहले हम बा में 20, इसके बाद ये 22 आ गया, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं हम सा में 20 के बाद 16 और फिर ये इसके बाद 32 आ गया, यह भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं हम आ ऑप्शन में 20 के बाद 15, 10, 5, 2, इसमें घटता हुआ क्रम एक तार है, तो यही इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य या जीरो से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में आप जीरो से गुणा कर दीजिए तो हमें आंसर हमेशा जीरो ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सम्मान शब्द उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन का नहीं है, अनुनासिक व्यंजन का नहीं है, यह जो है हमारा द्वित व्यंजन का उदाहरण है। द्वित व्यंजन में क्या होता है, समान ध्वनियाँ जब मिलकर उच्चारण होता है तो समान ध्वनियाँ, यहाँ पर माँ और माँ ये दोनों समान ध्वनियाँ हैं, तो यह द्वित व्यंजन का एक उदाहरण है हमारा सम्मान। जैसे हो जाता है हमारा कच्चा, यह भी एक समान ध्वनि का उदाहरण है, चा और चा एक समान ध्वनियाँ है। पक्का, इसमें भी समान ध्वनियाँ हैं, तो यह द्वित व्यंजन का उदाहरण होता है हमारा। तो सम्मान इसका सम्मान का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि तुरंग शब्द पर्यायवाची है। शेर का, घोड़ा का, ईश्वर का, मनुष्य का। तो शेर जो है हमारा वो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची, तुरंग जो है हमारा वो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। दोस्तों यही इतने क्वेश्चन थे जो हमारे बीटीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन्हें लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसलिए आप अधिक से अधिक अपनी तैयारी अच्छी कर दें क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुके हैं। किसी भी तरीके की कोई भी अपने तैयारी में कमी न छोड़ें, एकदम मोटिवेट होके जाएं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाएं, तभी आप अच्छे नंबर परीक्षा में गेन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।